नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम लोग 12 से 16 जून 2023 करंट अफेयर देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 5 दिन का करंट अफेयर हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। पिछला सेशन में हम लोग देखे थे मई कंप्लीट 2022। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारे को आज कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, याद भी हो जाएगा। फिर से हम रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा होगा जून का महीना रिवीजन होगा 2022 का, क्योंकि आप जानते हैं आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे और भी कोई परीक्षा आप दे रहे हो, बीपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी और भी एग्जाम है उसकी, सभी के लिए 2022 का करंट अफेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्रस्तुति निर्माता है ना, अब आपका बात आ चुका होगा कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है क्रिसेंट ग्रुप मरीन सिस्टम, ये क्या करती है, पनडुब्बी का निर्माण करती है। क्या करती है, पनडुब्बी का निर्माण करती है। पनडुब्बी क्या होता है, इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। और हमारे देश के जो भी समुद्री एरिया है वहां पर क्या करते हैं साथियों, इन पनडुब्बियों को तैनात किया जाता है दुश्मन से रक्षा के लिए। तो ये क्रिसेंट ग्रुप मरीन सिस्टम और भारत का एक और कंपनी है जो पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ भारत में और भी बहुत सारे हथियारों का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं मंझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड। डाक शिप बिल्डर लिमिटेड है ना। तो बेसिकली आप जानते हैं वीरवंशर जहाज हो गया, पनडुब्बी हो गया, ये सभी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ग्रुप मरीन सिस्टम और मंझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ये समझौता भारत सरकार के नेतृत्व में हुआ है। 43,000 करोड़ का ये समझौता है। इसके तहत क्या होंगे, अत्याधुनिक पनडुब्बियों कंपनी जो है किस देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा साथियों, ये जर्मनी का कंपनी है। और ये जर्मनी के कंपनी के साथ ही हमारा समझौता किया है। मंझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। ठीक है। और इसके एक प्रोजेक्ट भी सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 751, है ना। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ साथियों कि ये जो किसान ग्रुप मरीन सिस्टम हो गया और मंझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड जिस प्रोजेक्ट के तहत पनडुब्बियों का निर्माण करेगी, उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 751। दरअसल ये प्रोजेक्ट लेटेस्ट नहीं है, बल्कि ये 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पनडुब्बियों का निर्माण करना। इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में कई बार चर्चा की है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। और प्रोजेक्ट 75 जो है साथियों, आप जानते हैं इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाई जा रही है, स्कॉर्पिन श्रेणी का पनडुब्बी, जिसका पहला पनडुब्बी था आईएनएस करवली करवली पनडुब्बी, और छठा पनडुब्बी का नाम था वागसीन। क्या नाम था, छठा पनडुब्बी का नाम था वागसीन। ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखिएगा, क्रिसेंट ग्रुप मरीन सिस्टम जो कंपनी है सबसे पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन भी किसने निर्मित किया है, जर्मनी। और जर्मनी से हम लोग आपात युद्ध के दौरान हमारे मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है वो सिस्टम कहाँ से किया गया है, जर्मनी। कितने महत्वपूर्ण बातें थी मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके तहत जो है साथियों, जैसे कि यहाँ किया गया है कि 6 उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, है ना। 6 उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट 751 2007 में स्वीकृत परियोजना है। 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ने 30 वर्षीय पनडुब्बी परियोजना को एक मंजूरी दी थी। मतलब 2007 से लेकर के 20 वर्षों तक एक परियोजना चल रहा है, जिसमें वर्ष 2030 तक इस परियोजना के साथ 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना है और इसका तैनाती हमारे क्षेत्रों में होगी, खासकर हिंद महासागर क्षेत्रों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ हुआ है ना।
तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है तीन दो देशों के बीच में समझौता है ना। समझौता जब भी होता है इस प्रकार का साथी, तो जिन दो देशों के साथ होता है उन दो देशों के बीच में मदद किया जाता है, आर्थिक सामरिक सभी तरह के जो भी मदद हो सकते हैं, व्यापारिक सभी मदद करते हैं एक दूसरे को। तो उसी के रिगार्डिंग एक समझौता है अमेरिका और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसका नाम दिया गया है अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, अटलांटिक डिक्लेरेशन किसके किसके बीच में समझौता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में है। दोनों देश एक दूसरे के सहयोग और दोनों देश एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किए हैं। देखिए, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8 जून 2023 को स्वर्ण ऊर्जा महत्वपूर्ण जैसे क्षेत्रों के लिए द अटलांटिक डिक्लेरेशन या फ्रेमवर्क और या 20 यूएस यूके इकोनॉमिक का समर्थन किया है। ठीक है, अब इस संयुक्त घोषणा ने अटलांटिक घोषणा को दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक, व्यापार संबंधों को व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने में अपनी तरह का पहला बताया है। चलिए अब आगे बात करते हैं और ज्यादा कुछ जानना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश को चुना गया है? तो आपको पता है साथियों, हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या होती है, सदस्य देशों की संख्या 15। 15 में 10 जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी, और 5 जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, जिसे P5 होते हैं। P5 कंट्री में कौन कौन है आप जानते हैं? कौन कौन है? एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं, वैसे आप लोगों को पता होगा। जैसे उसके बाद है रूस, रूस, उसके बाद है यूके, ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद है चौथा चाइना, चीन, और एक और देश कौन है? फ्रांस, है ना। ये तो 5 देश हैं, फ्रांस, चीन, यूके, रूस, यूएसए। ये 5 देश इसे परमानेंट मेंबर बनाया था, अस्थायी सदस्य। और ये इन लोगों के पास क्या है? वीटो पावर है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब चुनाव कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुनाव किया जाता है। 2023 में कितना नंबर का महासभा पर गठन हुआ है? 78 महासभा का 78वां नंबर का महासभा का गठन हुआ है। और देखिए इसका अध्यक्ष जो है साथियों हम बात किए थे, इसकी अध्यक्षता जो है टोबैगो और एक और देश था जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैरेबियन देश टोबैगो, और एक और देश कौन सा था? जो दोनों देशों को 78वीं महासभा का अध्यक्षता का प्रभार दिया गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो महासभा के द्वारा ये अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसमें से याद रखिएगा 5 सदस्यों का नए 5 सदस्यों का चुनाव किया गया है। और ये 5 जो नए सदस्य हैं ये अस्थायी सदस्य हैं, जिनको वोटिंग का पावर इसके पास होता है लेकिन वीटो का पावर इनके पास नहीं होता है। तो 10 जैसे की बात की, 10 में से 5 नए सदस्य हुए हैं। एक है अल्जीरिया, एक है गुयाना, एक है कोरिया गणराज्य, इसके अलावा एक आपका है सियरा लियोन, सियरा लियोन, सियरा लियोन एक कंट्री है, सियरा लियोन। और एक कंट्री है आपका स्लोवेनिया, स्लोवेनिया जो स्लोवाकिया कहलाता था उसी का नाम है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया, सियरा लियोन, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, यहाँ पर ऑप्शन डी सभी ये शामिल है। इसके साथ साथ सियरा लियोन और स्लोवेनिया 5 देशों का नया 5 देशों का अस्थायी में चुनाव हुआ है। उनका कार्यकाल याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होने वाला है। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है 15 देशों से बना है, जिसमें से 5 चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जो है अस्थायी सदस्य हैं, जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव देने पर वीटो करने का पावर है। 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा के द्वारा, याद रखिएगा महासभा के द्वारा चुनाव किया जाता है। और महासभा में कुल कितने मेंबर है? 193 मेंबर है जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिरसा मुंडा का कितने नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है ना। आप लोग जानते हैं 9 जून 1900 को हमारे बिरसा मुंडा धरती आबा जी का, गुलाम का नेतृत्व करने वाले हमारे धरती आबा का निधन हो गया था, उससे शहीद हो गए थे हमारे
लड़ाई लड़ने में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। और इस बार इनका जो पुण्यतिथि मनाया गया साथियों, 123वीं नंबर का पुण्यतिथि मनाया गया है बिरसा मुंडा का, है ना। याद रखिएगा, इनका जन्म आप जानते हैं 15 नवंबर। एक बात और भी बता दूं, ये पुण्यतिथि इनका मनाया जाता है साथियों 2022 में सरकार ने घोषणा किया था कि इनका पुण्यतिथि जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। इनका पुण्यतिथि जो है मनाया जा रहा है। इस बार कितनी नंबर का 123वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। 9 जून को याद रखिएगा इनका पुण्यतिथि, क्योंकि 9 जून को ही इनका रांची के सेंट्रल जेल में इनका आ, एक आकस्मिक तरीके से इनका निधन हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने कहा था, इनका निधन का कारण जो बताया था वो हैजा बताया था, हैजा के बीमारी के कारण, है ना। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था उलीहातू खूंटी में, है ना, झारखंड के खूंटी में। और 1895 से लेकर के 1900 के बीच में इन्होंने मुंडा उलगुनान का नेतृत्व किया। इसी के परिणाम स्वरूप साथियों भारत में सीएनटी एक्ट कानून पारित हुआ 1908। सीएनटी एक्ट 1908 पारित हुआ इन्हीं के उलगुनान के कारण। और इस प्रकार से झारखंड में आदिवासी को जल जंगल ज़मीन का जो एक नारा था आदिवासियों का, उसे संरक्षण करने का एक तरह से सीएनटी के माध्यम से शुरुआत किया गया, है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी कई बार पूछ देता है कि जब स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जब निधन हुआ, जब वो शहीद हुए, तो उनका उम्र कितना था? उनका उम्र था साथियों 25 वर्ष। कितना था? 25 वर्ष था, है ना। कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी उनकी जयंती, सॉरी पुण्यतिथि नहीं, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। उनकी जन्म जयंती कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। और 15 नवंबर को याद रखिएगा जन्म जयंती इनका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पुण्यतिथि नहीं बल्कि इनका जयंती जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया 2021 में। सके हैं जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिरसा मुंडा जीवन पर लिखी गई है। जैसे एसपी सिन्हा एक पुस्तक लिखे हैं, एंड टाइम्स ऑफ बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, एसपी सिन्हा के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिरसा मुंडा। उसी प्रकार से केएससी के द्वारा लिखा गया है द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैगिंग लिस्ट, ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा। केएससी के द्वारा द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैगिंग लिस्ट, ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा। इसी प्रकार से साथियों एक बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, केएससी का द एंड हिज मूवमेंट इन कर्नाटक। और महाश्वेता देवी गया है उपन्यास बिरसा मुंडा जी पर, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अर्णयक अधिकार, अर्णयक अधिकार, इसके द्वारा महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है। और इसके में साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है ना। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, इसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत। और इसमें एक भारतीय कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हुई थी 2019, कब हुई थी? 2019 में। और 2019 से लेकर के 2024 तक ये कार्यक्रम का कार्यकाल है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हर घर जल कार्यक्रम को सार्वजनिक स्वास्थ्य आर्थिक बचत रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक भारतीय कार्यक्रम जिसका नाम है हर घर जल कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया है। याद रखिएगा, हर घर जल कार्यक्रम 15 अगस्त 2019 को शुरू और 5 साल 2024 तक, याद रखिएगा, सभी घरों तक ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है? जल पहुंचाना है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। 2019 में ग्रामीण नल जल कनेक्शनों में 16.64 से 41 महीनों की अवधि में 62.64% 84% की वृद्धि हुई है। केंद्र ने दावा किया है या 2024 तक 100% कवरेज हासिल कर लेगा, है ना।
देखिए, यदि हम बात करें हर घर जल कार्यक्रम की, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ये योजना चलाया जा रहा है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण परिवार को नलों के जरिए सुरक्षित पेयजल, सस्ती और नियमित पहुंच उपलब्ध कराना। गुजरात हो गया, साथियों तेलंगाना हो गया, गोवा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये 5 राज्य सहित 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दमन दीव और दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी में 100% जो है हर घर जल पहुंचाया जा चुका है। ठीक है। और गोवा जो था जानते हैं पहला राज्य बना था जिसमें सबसे पहले हर घर जल पहुंचा दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इफेक्ट के रूप में याद रखिए आपको, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि JF-22 जो टनल है ये किसने बनाया? टनल, एक टनल क्या है साथियों? एक ट्यूब है इस प्रकार से, है ना, एक इस प्रकार से ट्यूब है ना, इस प्रकार का ट्यूब है और ये इस प्रकार का ट्यूब बनाया गया है। ये हाइपरसोनिक विंड टनल, मतलब यहाँ पर कोई भी चीजें हाइपरसोनिक तकनीक का परीक्षण किया जा सकता है। ये टनल बनाया गया है और एक टनल मतलब एक तरह से सुरंग बनाया गया है ना, सुरंग बनाया गया जिसका नाम है JF-22। इसका निर्माण चाइना के द्वारा किया गया। बस इतना ही याद रखिएगा और इसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना है। चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल JF-22 बनाई। यह सुरंग 7.14 मील प्रति सेकेंड या मैक 33 की गति तक पहुंच सकती है या 80 सेंटीमीटर चौड़ी और इससे पहले के डिजाइन से 2 गुना बड़ी है। और कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक कहना यह है कि इस टनल का उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण के लिए चाइना इसका उपयोग करेगा। देखने वाली बात होगी कि आगे चाइना का इसका क्या इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप परफॉर्मेंस फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है ना? देखिए यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, सीधा सा कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि एक्सीलरेटर प्रोग्राम जो है किसके नेतृत्व में आयोजित होता है या फिर किस संस्था का प्रोग्राम है। तो या फिर ये उनका प्रोग्राम है या फिर मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला जो है साथियों वो है आपका एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत एक भारतीय स्टार्टअप है जिसका नाम है फार्मर्स प्रेस जोन। फार्मर्स प्रेस जोन। ठीक है। तो ये फार्मर प्रेस जोन को ये एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये फार्मर प्रेस जोन जो है ये किस राज्य का प्रोग्राम है या फिर किस राज्य का ये स्टार्टअप है। तो ये आपको याद रखना है केरला, केरला का स्टार्टअप है जो कृषि के क्षेत्र में काम करता है और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इसके तहत कई किसानों को कृषि स्टार्टअप के माध्यम से फायदा दिया गया है और इसीलिए एक खाद्य और कृषि संगठन का एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत बहुत सारे स्टार्टअप और खेती बाड़ी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक खाद्य और कृषि संगठन एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत मतलब कृषि क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए, कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए एक्सीलरेटर प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो शामिल किया गया भारतीय स्टार्टअप नाम इसका याद रखिएगा, फार्मर्स प्रेस जोन इसका नाम है और ये केरल का स्टार्टअप है। बस इतना ही बात आपको याद रखनी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे FAO की स्थापना और इसका मुख्यालय, ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे और कमेंट याद रहेगा कि आप लोग जब भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे तो सेशन देखने के बाद कंप्लीट उसके बाद अंतिम में आप लोग देंगे ताकि इसका उत्तर हम जान पाए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो स्टार्टअप है साथियों, एक व्यक्ति है उनका नाम है प्रदीप। प्रदीप के द्वारा यही फार्मर्स प्रेस जोन जो है ये प्रदीप के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 2016 में, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है तो हमारे लिए क्यों जरूरी? हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि साथियों क्योंकि भारतीय मूल की वैज्ञानिक है उनको यह पुरस्कार दिया गया है
और भारतीय मूल की है, इसीलिए याद रखिएगा, इसे ये आपको याद रखना है। और इसे डच का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, डच का नोबेल पुरस्कार, डच का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। और ये जो दिया गया है जोइता गुप्ता को दिया गया है, किसे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, जोइता गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है, स्पिनोजा पुरस्कार। तो डच, डच है ना, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान जिसे डच का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो ये किसे दिया गया है, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है जोइता गुप्ता, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंट फॉर कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सारी कुछ लिख दी गई है, क्या उद्देश्य है ये कंटेंट फॉर कनेक्टिविटी कार्यक्रम का। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा को बेहतर करना और बेहतर स्पीड का इंटरनेट सुविधा क्या करना, प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंट फॉर कनेक्टिविटी कार्यक्रम दो संस्था, दो कंपनियों के द्वारा चलाया जा रहा है। एक का नाम है एयर जल्दी नेटवर्क और एक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो ए एंड बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कंटेंट फॉर कनेक्टिविटी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा देना, बिल्कुल गलत। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बेहतर करना, ये उद्देश्य है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह कार्यक्रम किसके द्वारा, तो एयर जल्दी नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन सी टीम है ना। तो यहाँ पर दो तीन बात याद रखिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ये दूसरा संस्करण था, है ना, दूसरा संस्करण। पहला संस्करण आप जानते हैं 2021 में खेला गया था, और 2021 में जो खेला गया था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत जो था हार गया था और न्यूजीलैंड जो था वो जीता था, है ना। इस बार लगातार दूसरी बार भारत हारा है। तो विजेता जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया है, कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा याद रखिएगा कहाँ खेला गया, तो ये भी पूछा जाता है। तो द ओवल में खेला गया। द ओवल कहाँ मुझे मिलेगा, द ओवल मिलेगा यूके ब्रिटेन में, है ना। द ओवल ग्राउंड में खेला गया, ब्रिटेन में खेला गया। दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल था, 2023 में खेला गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी रन अंतर से यहाँ पर भारत को हराया, भारत ही विजेता रहा, जबकि विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, कप्तान कौन थे ऑस्ट्रेलिया के, पैट कमिंस थे, है ना, ये भी याद रखिएगा, पैट कमिंस जो थे कप्तान थे। और भारत में तो आप जानते हैं रोहित शर्मा कप्तान करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मियोंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ना। तो याद रखिएगा ताल ज्वालामुखी हो गया, इसके अलावा जो ज्वालामुखी चर्चा में रहते हैं जिसके बारे में हम हमेशा रिवीजन कराए हैं, सुमेरु हो गया, हाल ही में रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, इसके अलावा रिंग ऑफ फायर तो एक जोन है जिसके अंतर्गत एक तिहाई या दो तिहाई, एक तिहाई नहीं दो तिहाई ज्वालामुखी इसी के अंतर्गत आते हैं, और ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। अब देखिए अगला टोंगा ज्वालामुखी, टोंगा ज्वालामुखी तो चर्चा में है ना। तो ताल ज्वालामुखी हो गया, माउंट मियोंग ज्वालामुखी हो गया, ये दोनों कहाँ मिलेगा, फिलीपींस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, फिलीपींस में मिलेगा। और ये सारे ज्वालामुखी जितने भी यहाँ पर लिखे गए सारे रिंग ऑफ फायर के हिस्से है ना, सारे रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में मिलेगा, टोंगा प्रशांत महासागर टोंगा द्वीप में मिलेगा, और जो है इक्वाडोर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इक्वाडोर में मिलेगा। ठीक है, सांगे ज्वालामुखी भी इक्वाडोर में मिलेगा। तो हाल ही में माउंट मियोंग ज्वालामुखी काफी भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण कई लोग विस्थापित हुए हैं। फिलीपींस में ये ज्वालामुखी का प्रभाव देखा गया है, मतलब फिलीपींस से संबंध है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट तो ये तो आपको पता होगा, विश्व ज्वालामुखी वैश्विक वितरण की बात करें तो 3 पेटियां हैं जिसमें ज्वालामुखी स्थित है। सारे ज्वालामुखी एक है बड़ी प्रशांत मेखला, जो लगभग 2 तिहाई
यहीं पर इसी जितने भी ज्वालामुखी उसका दो तिहाई हिस्सा इसी में पाया जाता है। ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से प्रारंभ होकर के अमेरिका के रॉकी एंडीज का अनुसरण करते हुए फिलीपींस द्वीप को पार कर मध्य महाद्वीपीय मेखला में ये मिल जाता है। ठीक है, दूसरा जो है साथियों मध्य महाद्वीपीय मेखला, इसके अंतर्गत यह जो मेखला है, यह जो पेटी है ज्वालामुखी का, यूरेशियन प्लेट होते हुए अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण वाले स्थान पर ये पाई जाती है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है मध्य महासागरीय मेखला, जो मुख्य रूप से और प्रमुख रूप से अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो मध्य महासागरीय मेखला सिर्फ अटलांटिक महासागर में मिलेगा, जहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा तट भी मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है साथियों ये किसके द्वारा मनाया जाता है? सबसे पहले किसके नेतृत्व में? इंटर लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, आप जानते हैं, वर्साई की संधि के तहत। और इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? गिलबर्ट ऑनगोड। कौन है? गिलबर्ट ऑनगोड। गिलबर्ट ऑनगोड टोगो के रहने वाले। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय भी कहाँ मिलेगा? जिनेवा मिलेगा, ये भी पता है आपको। इसी के नेतृत्व में आपका बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारे बच्चे जो है वो खतरनाक श्रम का शिकार ना हो जाए, है ना, उनका जीवन पूरा विकसित हुए बिना वो बेहतर उनका जीवन विकास किए बिना या फिर बेहतर जीवन उसका बचपन गुजरे बिना यदि उसको किसी घातक या फिर डेंजरस चीजों में यदि उसको श्रम के तौर पर लगाया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है, या फिर उसको रोकने के लिए, है ना, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए इस बार का जो मनाया गया है 21वां नंबर का बाल श्रम दिवस मनाया गया है, जिसका विषय है सार्वभौमिक सामाजिक न्याय बाल श्रम का अंत। तो ये विषय याद रखिएगा, है ना, एक विषय याद रखिएगा। और वैसे भी आपको पता है वही दिवसों को आपको याद करवाते हैं जो आपके लिए जरूरी होता है, जो एग्जाम क्वालिफिकेशन महत्वपूर्ण होता है ना। थोड़ी बोरी बहुत सारे दिवस नहीं याद रखने हैं आपको, कुछ दिवस है जिसको आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ उसका थीम भी याद रखनी है। तो याद रखिएगा 21वां बाल श्रम निषेध दिवस इस बार मनाया गया है 12 जून को, और इसका थीम जो है वो सार्वभौमिक सामाजिक न्याय बाल श्रम का अंत। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल श्रम संवैधानिक कानूनी प्रावधान। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 23 हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध है। 24 में कहा गया है 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कोई भी खतरनाक काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से 39 में कहा गया है, जो बीपीएससी का भाग है, इसे पुरुष और महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों को नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह बाल संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया, बाल श्रम अधिनियम निषेध अधिनियम, याद रखिएगा 1986 में पारित किया गया। इसके अनुसार भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योग प्रक्रियाओं में काम करने से रोकने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए साथियों 8वां नंबर का महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता कौन हो रही है? ठीक है, तो 2-3 बात को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसलिए याद रखना है, और ये बीबीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। भले जूनियर हॉकी एशिया कप है, महिलाओं का है, लेकिन इसलिए याद रखना है क्योंकि वो विजेता जो टीम है वो हमारा प्यारा भारत है। भारत जो है साथियों दक्षिण कोरिया को हरा करके भारत जो है पहली बार ये खिताब जीता है, पहली बार। तो पहली बार जीता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जापान में खेला गया था, कहाँ खेला गया था? जापान में टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। 8वां नंबर का था महिला जूनियर हॉकी एशिया कप था 2023, और विजेता टीम जो है भारत है। हराया किससे? भारत में दक्षिण कोरिया, मतलब उप विजेता जो है दक्षिण कोरिया। खेला कहाँ गया? जापान में खेला गया। भारत जो है पहली बार जीता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो 11 जून 2023 को भारत ने 4 बार चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। वहीं जापान और चीन क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। खिताबी जीत के साथ भारत ने चीन में जो आपका
FIH महिला जूनियर विश्व कप 2023 में स्थान सुरक्षित कर लिया है ना। चिली में आयोजित होने वाला है जूनियर विश्व कप, उसके लिए भारतीय जूनियर हॉकी टीम जो है ना, हॉकी टीम जो है उसके लिए सुरक्षित कर दिया, मतलब वहां पर क्वालिफाई कर गई है। देखिए आगे बात करते हैं, इस बार का 8वां संस्करण है, ये आपको पता हो गया। जापान के प्रीफेक्चर के काटामिगाहारा में ये आयोजित किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है ना। तो भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। तो मणिपुर के जो राज्यपाल है उनका नाम है अनुसुईया उइके। इन्हीं के नेतृत्व में साथियों वहां पर शांति समिति का गठन किया गया है, शांति स्थापित करने के लिए। आप जानते हैं मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में क्या हुआ है, विवाद हुआ, जिसके कारण कई लोग यहाँ पर मौत के शिकार हुए हैं, और इस शांति स्थापित करने के लिए अनुसुईया उइके के नेतृत्व में यहाँ पर शांति समिति का गठन किया गया। वहीं हम आपको बात किए थे कि लांबा के नेतृत्व में यहाँ पर जांच समिति का गठन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है। साथियों न्यूट्री गार्डन के तहत 1000 परिवारों का, सॉरी 1000 की 10,000, सॉरी 1000 है ना, 1000 परिवारों का चयन किया गया था, और 1000 परिवारों को बीज प्रोवाइड कराया गया था, बीज प्रोवाइड कराया गया था। और इस बीज के माध्यम से खेती बाड़ी या फिर क्या है किसानी उत्पाद, या फिर क्या है हम लोग कि कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भर, कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है ना। मतलब जो भी खेती बाड़ी से संबंधित जो चीजें हैं वो अपने क्षेत्र में ही सारी चीज उत्पादित हो जाए, दूसरा क्षेत्र से हमको कोई चीज ना खरीदना पड़े। तो ये प्रोग्राम चलाया गया था लक्षद्वीप में। कहने का मतलब ये हुआ लक्षद्वीप में 1000 परिवारों के बीच में बीज वितरण किया गया, जिसके तहत खेती बाड़ी या फिर कहें किसान उत्पाद, मतलब कृषक उत्पाद या फिर कहें खाद्यान्न उत्पाद के क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये तो प्रोग्राम चलाया गया, जो बिल्कुल सफल रहा है, जो है ना, ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल सफल रहा है। 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत बहुत सारे जो घर है यहाँ पर जो परिवार रहते हैं लक्षद्वीप में, अपने छतों में या फिर जहाँ भी उनके लिए खाली स्थान था वहां पर इन्होंने उस बीज का प्रयोग करके खेती बाड़ी करना शुरू किया था यहाँ के लोगों ने, और इस प्रकार से ये प्रोग्राम जो है पूर्ण रूप से सफल हुआ। तो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जो है खेती बाड़ी से संबंधित है, कृषि गतिविधि से संबंधित है और लक्षद्वीप से संबंधित है ना, याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं, पिछले साल इस परियोजना के लिए 1000 परिवारों का चयन किया गया था। उन्हें विभिन्न सब्जियों और फलों के पौधे प्रदान किए थे। घर के पीछे और छतों पर सब्जी की खेती अच्छे परिणाम मिले थे। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसका नाम है सागर समृद्धि। ड्रेजिंग मतलब क्या होता है, ड्रेजिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, है ना। आप जानते हैं ड्रेजिंग जो कार्यक्रम होता है बेसिकली बंदरगाहों वाले क्षेत्रों में होता है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे मंत्री है, वो ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, मतलब ड्रेजिंग जो होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा और सारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। साथ ही साथ बंदरगाहों को उन्नत और समृद्ध किया जाएगा। इसके लिए सागर समृद्धि कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है साथ में ये रहा है, हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है ना। तो एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे WHO के द्वारा हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय डॉक्यूमेंट्री को फिल्म पुरस्कार दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, है ना।
तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ये डॉक्यूमेंट्री है, इसी को WHO हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में इसे पुरस्कार दिया गया। जिनेवा के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 जून 2023 को चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का अपना पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किसके नेतृत्व में होता है? तो WHO के नेतृत्व में होता है। तो इस कार्यक्रम में WHO ने ऑडियो विजुअल भाषा को संगठन के स्वास्थ्य प्रभाव के लिए संचार दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक बनाने के लिए 2019 में ये आपका इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। राजस्थान की वंदिता सहारिया, वंदिता सहारिया का ये डॉक्यूमेंट्री है। तो वंदिता सहारिया के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार मिला है और वह विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो ये रहा, माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष कौन सा देश है ना? तो इसमें कोई दिमाग लगाना है नहीं, आप जानते हैं सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान कहाँ होता है? भारत में। इंडियन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यूपीआई जो है साथियों लॉन्च किया गया है, और यही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यूपीआई लॉन्च किया गया है, सबसे ज्यादा इसी से लेन देन होता है। तो हाल ही में माई जीओवी इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में पहला स्थान जो है भारत में, दूसरा स्थान है ब्राजील का और तीसरा स्थान है चाइना का। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अंतिम क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की नेतृत्व विजेता टीम कौन सी रही है? ठीक है, तो साथ में दूसरी बात याद रखिएगा, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया अर्जेंटीना में। कहाँ आयोजन किया गया? अर्जेंटीना में। जीता कौन? जीता उरुग्वे जीता। कौन जीता? उरुग्वे जीता। हारा कौन? इटली। तो इटली को हरा करके उरुग्वे ने साथियों यहाँ पर अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता बनी है, जबकि उप विजेता जो बनी है वो कौन बनी है? इटली बनी है। तो विजेता देखिएगा उरुग्वे और उप विजेता जो है इटली। आयोजन कहाँ हुआ? अर्जेंटीना में। ठीक है, उरुग्वे ने अर्जेंटीना के ला प्लाटा डिएगो माराडोना स्टेडियम में इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार उरुग्वे यहाँ पर जीता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर समाप्त होता है। ऊपर में कुछ क्वेश्चन जो थे वो लगता है स्पष्ट नहीं दिखाई दिए, वो कोई बात नहीं, आंसर आप लोग याद रखिएगा और मैं रिवीजन करा दूंगा इसे, है ना, नेक्स्ट जब सेशन लेंगे। तो यहाँ पर साथियों 12 से 16 जून 2023 का करेक्ट अफेयर जो है ये समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे जून 2022 करंट अफेयर का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, आप लोग खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।